एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो बिल्कुल इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन में क्या करेंगे, टारगेट क्या होगा, वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशंस से हमने क्लास 9th फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ना शुरू किया है एंड दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और अभी तक हमने इस चैप्टर में कुछ बेसिक इनिशियल टॉपिक्स को डिस्कस कर भी लिया है, जैसे कि हमने फोर्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर ली है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस को भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, इनर्शिया पढ़ लिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी अपन ने डिस्कस कर लिया अपने प्रीवियस सेशन में। तो अब बारी आती है इस चैप्टर में एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने की। तो आज के इस सेशन में जो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले सेशन में। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहती हूँ। जिस तरीके से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के पहले हमने बात करी थी इनर्शिया की, ठीक वैसे ही न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के पहले हम आज सबसे पहले बात करेंगे मोमेंटम की। बिना मोमेंटम समझे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को इतनी सी भी दिक्कत हो। तो सबसे पहले बात करेंगे मोमेंटम की और इसके बाद में हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो कुछ इस तरीके से हम अपने पूरे सेशन में प्रोसीड करेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब एक काम करते हैं, बिना किसी देरी के अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आ जाइए, हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा सेशन। और शुरुआत कहाँ से होगी? अरे मोमेंटम के साथ आ जाओ। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोमेंटम की। अब देखो ऐसा है, आसान शब्दों में समझाती हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा कि मोमेंटम का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का आखिर मतलब क्या होता है। तो सुनो, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई ना कोई मास भी ज़रूर होगा। मास कितना भी कम हो सकता है, कितना भी ज़्यादा हो सकता है, बात कम या ज़्यादा की नहीं है। बात ये है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई मास होगा, और ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। तो यहाँ पर देखो, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं लिख भी देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी भी है। मास तो है ही है, वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी कितनी है? v। तो बेटा जब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, उसकी वेलोसिटी है, तो इनका कुछ करो ना। ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का कुछ करो। आप बोलोगे कि मैम क्या करें? अरे कुछ समझ में ना आए ना तो इनको उठा करके मल्टीप्लाई कर दो। ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू वी। तो आप बोलोगे कि मैम ये जो मास और वेलोसिटी को हमने ऑब्जेक्ट की जो मल्टीप्लाई किया है, ये जो प्रोडक्ट निकल करके आया है, इसका हम क्या करें? अरे करें क्या बेटा, यही तो है मोमेंटम। मोमेंटम ही तो समझना था ना, तो समझा दिया। मैंने पहले ही कहा था आसान शब्दों में समझाऊंगी, जल्दी समझ में आएगा। आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, उसकी वेलोसिटी भी है, तो कुछ करो ना। गिवन इंफॉर्मेशन का कुछ करो। क्या करें समझ में ना आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो उठा करके। तो ये जो ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट सामने निकल करके आता है बेटा, इसी प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बोलते हैं, जिसको कि अपन ऐसे p से डिनोट कर देते हैं, p से ऐसे डिनोट कर देते हैं। यही तो है मोमेंटम। इतना आसान सा था, बताओ टॉपिक। नाम कितना बड़ा, मोमेंटम। कॉन्सेप्ट कितना चिन्नू सा, कि ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को अपन बोलते हैं मोमेंटम। डिनोट कैसे करेंगे? p से। अब देखो ऐसा है, एक स्टेप अपन और आगे बढ़ते हैं भाई।
बेसिक जो है कॉन्सेप्ट मोमेंटम का वो समझ में आ गया ना। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मास स्केलार क्वांटिटी है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या है? अरे वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। तुम लोग अपना दिमाग मत चला लेना कि वेलोसिटी स्पीड एक ही तो बात है ना, स्पीड अलग चीज़ है, वेलोसिटी एक अलग बात है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में वो चीज़ डिस्कस करी हुई है ना। तो ये वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है बेटा वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसीलिए ये जो अपना मोमेंटम है ना, ये भी क्या बन जाता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या बन जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों? अरे भाई दिमाग लगाओ ना। ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है आखिर उसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर, है ना। ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, इस रिलेशन से तो हमें यही समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर और उसकी अरे वेलोसिटी के ऊपर। यार एक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से दो फैक्टर्स? एक तो वो ऑब्जेक्ट का मास और दूसरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके बदौलत जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है वो भी क्या बन जाता है? एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। आप बोलोगे कि मैम इसका डायरेक्शन क्या होगा? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। इजी। जो वेलोसिटी का, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही उसके मोमेंटम का भी डायरेक्शन हो जाएगा। खत्म बात। अब इतना पढ़ चुके हैं तो एसआई यूनिट के बारे में भी बात कर ही लेते हैं ना। मास की क्या होती है? एसआई यूनिट केजी। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो बस आ गई। मोमेंटम की भी एसआई यूनिट केजी, मीटर पर सेकेंड। मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की क्या आ जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। इजी। ठीक है। तो तीन चीजें अभी तक अपन ने पढ़ ली हैं कि ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी क्या बन जाता है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। खत्म बात। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही। कॉपी पेस्ट। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि दोनों का जो मास है वो बराबर बराबर है। इसका मास m और इसका मास भी m। बल्कि यहां पर मैं तुम लोगों को एक सवाल पूछ रही हूं, जवाब देना। ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों का जो मास है वो बराबर बराबर है। इसका भी मास m, इसका भी मास m। लेकिन इसकी वेलोसिटी है फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। मास बराबर बराबर है लेकिन वेलोसिटी अलग है। इसकी 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये है कि बताओ दोनों में से कौन से वाले ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा? मोमेंटम का मतलब तुम्हें अभी मैंने समझाया ना। ऑब्जेक्ट का मास है तुम्हारे पास, उसकी वेलोसिटी है तुम्हारे पास, दोनों को उठा करके मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो प्रोडक्ट आया है मास और वेलोसिटी का वही क्या है? मोमेंटम है। सवाल पूछा है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मास mm है, मतलब बराबर बराबर है। एक की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है आपका जवाब होना चाहिए कि मैम जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना इसका मोमेंटम ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया
कि ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक तो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर और दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर। दोनों का जो मास है वो तो बराबर बराबर है ना, लेकिन फर्क कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है, इनकी वेलोसिटीज में, एक की वेलोसिटी कम दूसरे की ज्यादा, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा। जिसका आप बोल सकते हो कि जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम उसका मोमेंटम भी कम। ठीक है, चलो अब एक और सवाल पूछती हूं मैं, उसका भी जवाब दे देना। फिर से अपने पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बनाना चाहती हूं, लाइक दिस। अब ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो अपना हो गया। अब अगले सवाल पर अपन बात कर रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की खास बात ये है कि इनकी वेलोसिटीज बराबर बराबर हैं। पहले वाले सवाल में मास बराबर बराबर थे, वेलोसिटीज अलग थी। अब जो अपन सवाल की बात कर रहे हैं उनमें दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटीज हैं वो बराबर बराबर है। इसकी वेलोसिटी v और इसकी भी वेलोसिटी v, सेम वेलोसिटी के साथ जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं। लेकिन फर्क है, यहां भी एक फर्क है। क्या फर्क है, इनके मासेस में फर्क है। इसका मास m और इसका मास 2m। वेलोसिटीज बराबर बराबर है, लेकिन अब फर्क कहां है, मासेस में फर्क है। इसका मास m और इसका मास 2m। तो बताओ कौन से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा। आप बोलोगे कि मैम इसका जवाब है ये, कि जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसका मोमेंटम होगा ज्यादा। क्यों ज्यादा भाई, वेलोसिटीज तो बराबर बराबर हैं, लेकिन आप भूल गए ना कि ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो एक नहीं दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो ऑब्जेक्ट का मास और दूसरा उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटीज तो बराबर बराबर हैं, लेकिन फर्क कहाँ है, मास में फर्क है ना, मास में डिफरेंस है। इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम भी कम। तो ये दो सवाल समझ में आ गए। इन दोनों सवालों से क्या समझ में आ गया, फैक्टर्स समझ में आ गए जिनके ऊपर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी, खत्म। इस वाले केस में मासेस एक जैसे थे, वेलोसिटीज में फर्क था। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी कम उसका मोमेंटम भी कम हो गया। इन दोनों में वेलोसिटीज इनकी बराबर बराबर थी, मासेस में फर्क था। तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम भी कम हो गया, खत्म। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या, कि मैम अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें हमें ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट कैसे है, मूविंग है। ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग है, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसीलिए उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, जिससे कि अपन ऑब्जेक्ट के मास को जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का वो निकाल करके जो है रख रहे हैं सामने। लेकिन क्या हो कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, भी सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, आना चाहिए कि अगर तो ऑब्जेक्ट मूविंग है, चल रहा है, मोशन में है, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को उस ऑब्जेक्ट के मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन क्या हो कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ हो, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, चल ही ना रहा हो, तो उसकी वेलोसिटी तो मैम जीरो हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी जीरो, क्या बड़ी बात है। तो आप बोलोगे कि मैम उस केस में जो है मोमेंटम कितना होगा। बेटा मोमेंटम तो हमेशा उसका जो फॉर्मूला है वो तो यही रहेगा ना, जो कॉन्सेप्ट है मोमेंटम का वो तो सेम रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या फिर वो चाहे मोशन में हो। अगर मोशन में है ऑब्जेक्ट, मूविंग है, कोई वेलोसिटी है, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी इनटू मास। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, चल नहीं रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो मोमेंटम भी तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि मोमेंटम होता क्या है अल्टीमेटली, मास इनटू वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, नहीं चल रहा,
वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले में v की जगह पे ज़ीरो रख देना, तो पूरा का पूरा जो मोमेंटम है वो भी अंडा निकल करके आ जाएगा, मतलब ज़ीरो निकल करके आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि अरे मैम अगर मोशन में हुआ तो ये हो गया मोमेंटम, अगर रेस्ट पे हुआ तो क्या मोमेंटम का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? ना, कोई चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। बस ज़ीरो लिख देना वेलोसिटी की जगह। आप बोलोगे कि मैम अगर मास ज़ीरो हो गया तो बेटा मास कैसे ज़ीरो हो सकता है? कुछ बच्चे ये भी दिमाग लगाएंगे कि अच्छा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो। व्हाट इफ अगर मास ज़ीरो हो जाए? अरे भैया मास ज़ीरो कैसे हो सकता है? केमिस्ट्री में अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं ना मास के एक मैटर के बारे में, कि मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई मास हो और जो जगह ऑक्यूपाई करे, मतलब जिसकी कोई वॉल्यूम हो, उसको ही तो अपन क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चाहे मैटर अपनी किसी भी फिजिकल स्टेट में क्यों ना हो, मैटर के पास उसका मास होना चाहिए और उसकी एक वॉल्यूम होनी चाहिए, तब तो वो मैटर कहलाएगा। तो बेटा बिना मास का मैटर कहीं देखा है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मास तो होगा ही होगा, मास तो होगा ही होगा, कितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन होगा ज़रूर, वो कभी ज़ीरो नहीं होने वाला। ठीक है, चलो अब ज़रा थोड़ा सा अपन रीड कर लेते हैं स्लाइड्स को, आ जाओ। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। एक बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? उसकी मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट। खत्म। ये देखो रिलेशन, P इज इक्वल्स टू एम इन टू वी। P क्या है? मोमेंटम है, M क्या है? मास ऑफ द बॉडी, V क्या है? वेलोसिटी। ठीक, चलो आगे बढ़े। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मास को अपन मेजर करते हैं केजी में और वेलोसिटी को अपन मेजर करते हैं किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, भूलना नहीं है। एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम। Since momentum depends on the mass and velocity of a body, so a body will have a large momentum if its mass is large। भाई जाहिर सी बात है, जो अपन ने तो अभी सवाल सॉल्व करे थे ना कि दो ऑब्जेक्ट हैं, वेलोसिटीज उनकी बराबर बराबर हैं, एक का मास ज़्यादा एक का मास कम, तो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम उसका मोमेंटम भी कम। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम। हर मूविंग बॉडी का कोई ना कोई मोमेंटम ज़रूर होता है, और क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी पर, तो अगर मास ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर दोनों ही ज़्यादा है, मास और वेलोसिटी दोनों ही ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के, तो उसका मोमेंटम और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है बेटा, वही डायरेक्शन क्या हो जाता है? उसके मोमेंटम का भी हो जाता है। इट इज क्लियर दैट इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज जीरो एंड हेंस इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो। कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है, तो उसका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। दस द टोटल मोमेंटम, चलो ये तो अपन बाद में समझ लेंगे। तो मोमेंटम के बारे में आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। What is the momentum of a man of mass 75 kg when he walks with a uniform velocity of this much? एक आदमी है जिसके मोमेंटम के बारे में आपसे पूछा गया है कि जरा मोमेंटम जो है उसका निकाल के बताओ। मोमेंटम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए है? मास और वेलोसिटी। क्या मास दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है सवाल में। कितना दिया हुआ है? 75 kg। 75 kg। क्या वेलोसिटी दी हुई है सवाल में? हाँ बिल्कुल दी हुई है। कितनी दी हुई है? 2 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ तो दिया है। मोमेंटम निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। दोनों ही चीज़ें गिवन है। क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे उठा करके, और क्या। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा? 150 kg मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट हर एक क्वांटिटी की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे क्या करते हैं? आंसर सही निकाल लेते हैं, लेकिन जब SI यूनिट लिखने की बारी आती है तो गजनी बन जाते हैं। गजनी नहीं बनना है, सब याद रहना है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बेटा? 150 kg मीटर पर सेकेंड। जो आदमी है उसका मोमेंटम कितना आ गया? 150 kg मीटर पर सेकेंड। ईजी। चलो अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा हम फोर्स की बात कर लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो,
ये चीज़ तुम लोग को मैंने पहले भी समझाई थी कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, है ना, लगे पड़े थे फोर्स को डिफाइन करने के लिए, फोर्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे कि फोर्स ये है, फोर्स वो है, ये वो। हर कोई अपनी अपनी तरीके से फोर्स को जो है डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी सर न्यूटन जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये चीज़ तुम लोगों को मैं समझा चुकी हूँ कि जब सर न्यूटन आए तो वो ऐसे आए कि वो पूरा छा गए पूरी दुनिया पे। और जो सर न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए, 3 लॉज ऑफ मोशन जो सर न्यूटन ने दिए, उन तीनों ही लॉज के थ्रू सर न्यूटन ने बहुत अच्छे तरीके से फोर्स को डिफाइन किया, इतने अच्छे से डिफाइन किया कि उन चीज़ों को अपन आज तक पढ़ रहे हैं और सही मानते जा रहे हैं। तो अब मेरी बात सुनो, लॉज ऑफ मोशन की बात हो रही हो और फोर्स को अपन ना लेकर के आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन ने ही क्या करा है, फोर्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दी है लोगों को। तो अब मेरी बात सुनो, मोमेंटम अपन ने पढ़ लिया, अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोर्स के ऊपर, ठीक है। आपके पास 2 बॉल हैं, एक क्रिकेट बॉल है और एक ये नॉर्मल जो होती है ना, क्या इसको शायद टेनिस बॉल है ना, टेनिस, हाँ ये टेनिस बॉल है, ठीक है। तो ये क्रिकेट बॉल है और ये एक टेनिस बॉल है। दोनों में भारी कौन सी होती है, ये वाली क्रिकेट बॉल, ठीक है। दोनों में भारी कौन सी होती है, हैवी कौन सी होती है, मतलब मास ज़्यादा किसका होता है, क्रिकेट बॉल का। टेनिस बॉल थोड़ी सी हल्की होती है कंपेरेटिवली, ठीक है ना, पड़ती तो ये भी जोर से है, लेकिन हाँ कंपेरेटिवली ये भारी होती है, ये हल्की होती है, ठीक है। मतलब इसका मास कम है, इसका मास कम है और इसका मास ज़्यादा है, ठीक। अब हम ये चाहते हैं, चलो हम एक वॉलंटियर ले लेते हैं, से मंगीलाल। मंगीलाल अपना वॉलंटियर है। मंगीलाल को मैंने दोनों बॉल दी, एक क्रिकेट बॉल, एक ये टेनिस बॉल, और मैंने कहा कि मंगीलाल इन दोनों ही बॉल्स को फेंको, और ऐसे फेंकना कि दोनों ही बॉल्स की जो वेलोसिटीज़ हैं वो बराबर बराबर हो। तो मंगीलाल बोलेगा कि मैम ये तो आपने मुझे बहुत ही मुश्किल टास्क दिया है, एक बॉल तो हल्की है, दूसरी बॉल भारी है, इन दोनों को ही आपने फेंकने को बोला है, और ऐसे फेंकने को बोला है कि दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो सेम हो जाए। तो मैंने कहा हाँ। तो अब तुम अपना दिमाग लगाओ कि कौन सी बॉल को फेंकने में, थ्रो करने में मंगीलाल की मेहनत ज़्यादा लगेगी, मतलब कि कौन सी वाली बॉल को थ्रो करने में मंगीलाल को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो ऐसा है, जब भी तुम किसी चीज़ को फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो तुम फोर्स तो लगाते ही हो ना, बिना फोर्स लगाए तो नहीं चीज़ यहाँ से वहाँ फेंका जाती है, तुम्हें फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ भी मंगीलाल क्या करेगा, फोर्स लगाएगा टेनिस बॉल को, और जो क्रिकेट बॉल है दोनों को फेंकने के लिए, थ्रो करने के लिए मंगीलाल क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तभी दोनों ही बॉल्स की जो वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज होंगी। याद करो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या समझाया था कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसका एक इनर्शिया होता है, और वो इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट को उसके स्टेट को चेंज करने से रोकता है। कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दिया जाए। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो हम लगाते हैं ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फोर्स से होता क्या है, इनर्शिया को ओवरकम कर लिया जाता है, और जहां एक बार इनर्शिया ओवरकम हुआ, ऑब्जेक्ट मजबूर हो जाता है अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। तो दोनों ही बॉल्स इनिशियली रेस्ट पे थी, इसके अंदर भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, इसके अंदर भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, और दोनों का ही इनर्शिया बोल रहा था कि भैया रेस्ट पर हो, रेस्ट पे ही रहना, मोशन में मत आना। लेकिन फिर क्या होगा, मंगीलाल फोर्स लगाएगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएगा मंगीलाल दोनों ही बॉल्स के ऊपर, और फोर्स से होने क्या वाला है, इनर्शिया ओवरकम हो जाएगा, और जहां इनर्शिया ओवरकम हुआ बॉल्स अपने स्टेट को चेंज कर लेंगी, मतलब रेस्ट से मोशन में आ जाएंगी, है कि नहीं।
तो सवाल ये है कि कौन सी बॉल के ऊपर मंगीलाल ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि मैम जिसका मास ज़्यादा है ना, जिसका मास ज़्यादा है उसकी भी वेलोसिटी इसके बराबर करने के लिए मंगीलाल को फोर्स यहां पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्रिकेट बॉल को थ्रो करने के लिए और उसकी वेलोसिटी टेनिस बॉल की वेलोसिटी के बराबर करने के लिए मंगीलाल को इस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सही बात है, बात तो सही है, ठीक है। ओके, अब इसका अपन थोड़ा सा उल्टा देख लेते हैं। क्या कि अब इनिशियली क्या हुआ, बॉल्स रेस्ट पे थी, एक का मास कम एक का मास ज़्यादा था, लेकिन मैंने मंगीलाल को कंडीशन दी कि दोनों बॉल्स को ऐसे फेंको कि उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो बराबर बराबर हो जाएं, और इसके लिए मंगीलाल को किसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस बॉल को फेंकने में मंगीलाल फोर्स ही नहीं लगाएगा, फोर्स तो लगाएगा, लेकिन ज़्यादा फोर्स किस केस में लगाएगा, इसमें लगाएगा। जिसका मास ज़्यादा उसके ऊपर मंगीलाल को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सही बात है। अब थोड़ा सा अपन उल्टा करके देखते हैं। क्या उल्टा, कि अब दोनों ही बॉल्स मंगीलाल के पास आ रही हैं, दोनों ही बॉल्स या दोनों बॉल्स जो मंगीलाल ने फेंकी थी अब वो कहाँ आ रही हैं, मेरे पास आ रही हैं। क्रिकेट बॉल भी आ रही है और टेनिस बॉल भी आ रही है, और जो बॉल्स हैं उन दोनों की जो वेलोसिटीज़ है वो बराबर बराबर हैं, क्योंकि मंगीलाल ने फेंका ही ऐसे था कि दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटीज़ हैं वो सेम हो गई थी। तो अब दोनों ही बॉल उड़ते हुए मेरे पास आ रही हैं, तो दिमाग लगाओ कि कौन सी वाली बॉल को रोकने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई वही वाली बात है ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका जो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा वो ऑब्जेक्ट को बोलेगा कि भाई तू मोशन में है ना, तू मोशन में ही रहना, तू रेस्ट पर मत आना। लेकिन जहां हम मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा देंगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन ओवरकम हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, है कि नहीं। तो दोनों ही बॉल्स मेरे पास आ रही हैं, दोनों की वेलोसिटीज एक जैसी हैं, लेकिन मासेस अलग अलग हैं, इसका मास कम है इसका मास ज़्यादा है। तो कौन सी वाली बॉल को रोकने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत लगानी, मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सी बॉल को रोकने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ये वाली। क्यों, अरे इसका मास ज़्यादा है ना, इसका मास ज़्यादा है तो इसको रोकने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली मतलब कहीं ना कहीं फोर्स का मास के साथ रिलेशन तो है बेटा, है ना। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का ऑब्जेक्ट के मास के साथ रिलेशन तो है ही है। भाई हम ये सब बातें कर ही क्यों रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट के मास के साथ। We know that a cricket ball is much more heavy than a tennis ball. Suppose we throw a cricket ball and a tennis ball both with the same speed and velocity. It will be found that more force is required to stop the cricket ball, जिसका मास ज़्यादा है, and less force is required to stop the tennis ball, which has less mass. We conclude that force required to stop a moving body is directly proportional to its mass. भाई यहाँ पर रिलेशन आ गया ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स का क्या रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट के मास के साथ, वो यहां हमें समझ में आ गया कि अगर मास ज्यादा है ऑब्जेक्ट का तो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर मास कम है ऑब्जेक्ट का तो उसको रोकने के लिए थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इजी। तो फोर्स और मास के बीच में रिलेशन समझ में आ गया। चलो अब अपन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ वी थ्रो 2 क्रिकेट बॉल्स, अब हमारे पास 2 क्रिकेट बॉल हैं। 2 क्रिकेट बॉल इसका मतलब क्या, दोनों का जो मास है वो बराबर बराबर है। भाई 2 क्रिकेट बॉल्स है ना, पहले वाले केस में अपन ने एक टेनिस की और एक क्रिकेट बॉल ली थी तो मासेस में फर्क था। अब अपन दोनों ही क्रिकेट बॉल्स ले रहे हैं, मतलब इन दोनों का जो मासेस है वो बराबर बराबर है। अब क्या कर रहे हैं, इनको अपन फेंक रहे हैं डिफरेंट स्पीड के साथ, डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ। मासेस सेम है लेकिन अब दोनों ही बॉल्स को जब फेंकेंगे तो इनकी वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। सपोज इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो कम होगी और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ऐसा अपन मान के चलते हैं, ठीक है।
तो 2 क्रिकेट बॉल्स हैं, दोनों को मतलब मासेस उनके बराबर बराबर हैं और दोनों को फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं कि उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। It will be found that more force is required to stop the cricket ball which is moving with higher velocity and less force is required to stop the cricket ball moving with lower velocity। तो अब बेसिक सी चीज़ है ना, मतलब कॉमन सेंस है ये तो बिल्कुल ही, कि 2 क्रिकेट की बॉल्स हैं, मास बराबर बराबर है, एक की वेलोसिटी कम, एक की वेलोसिटी कम और दूसरी बॉल की जो वेलोसिटी है बेटा वो ज़्यादा है। दोनों ही क्रिकेट बॉल्स मेरी तरफ आ रही हैं, तो कौन सी क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? अब यहाँ पर मास वाला फंडा नहीं है। पहले वाले एग्जाम्पल में बॉल्स अलग अलग थी, उनके मासेस अलग अलग थे, वेलोसिटीज़ बराबर बराबर थी, तो आपने बोल दिया था कि मैम जो बॉल भारी है ना उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो बॉल का मास कम है, जो हल्की बॉल है, उसको रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही बॉल्स का मास बराबर बराबर है, वेलोसिटीज में फर्क है, तो कौन सी वाली बॉल को रोकने में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? भाई जाहिर सी बात है ना, वो बॉल जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जो मेरी तरफ तेजी से बढ़ती हुई आ रही है, जिस बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है, उसको रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो बॉल जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है, मतलब जिसकी वेलोसिटी कम है, उसको रोकने के लिए मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, उनके बीच का भी रिलेशन समझ में आ गया। पहले वाले एग्जाम्पल से हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स और उसके मास के बीच में रिलेशन पता चला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कि मास ज्यादा तो ऑब्जेक्ट को रोकने में फोर्स लगेगा ज्यादा, ऑब्जेक्ट का मास कम तो उसको रोकने के लिए फोर्स लगेगा कम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिल गया? कि वो ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा। वेलोसिटी ज्यादा, स्पीड से बॉल आ रही है, तो उसको रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और दूसरी बॉल जिसकी वेलोसिटी कम है, जो धीरे धीरे आ रही है मेरे पास, तो उसको रोकने के लिए जो है मैं एक हाथ का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, मतलब मैं कम फोर्स लगाऊंगी क्योंकि उस बॉल की वेलोसिटी कम है। सो वी कंक्लूड दैट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। जो फोर्स अप्लाई हम करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको रोकने के लिए, वो वाला फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। कि वेलोसिटी ज़्यादा तो क्या होगा? फोर्स लगेगा ज़्यादा, वेलोसिटी कम तो फोर्स लगेगा कम। तो यहाँ पे ये दोनों रिलेशंस आपको क्लियर हुए। आई होप यहाँ तक की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक की अगर पूरी कहानी समझ में आ चुकी है तो हमें काम कर सकते हैं। क्या हम एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, आगे की बात कर सकते हैं, और बिल्कुल करेंगे। लेकिन उसके लिए अब आप लोगों का और भी ज़्यादा ध्यान होना चाहिए मेरी बातों पर। क्यों? क्योंकि अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो अब और भी ज़्यादा ध्यान मुझ पर और मेरी बातों पर। ठीक? बात यह है कि मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट? चलो बॉल ही ले लेते हैं, क्या जाता है। तो मेरे पास एक बॉल है, कुछ इस तरह से। मेरे पास ये एक बॉल है। बॉल है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मास भी ज़रूर होगा। चलो लिख दिया कि इसका मास कितना है, m है। भाई इतनी देर से सेशन में हम मास के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमने मेंशन कर ही दिया कि ये एक बॉल है और इसका मास m है। ओके, अब बात ये है कि ये जो बॉल है ना, इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी भी है। इस बॉल की एक इनिशियल वेलोसिटी भी है। कितनी? u। अब ये u इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है वो समझा देती हूँ, आसान शब्दों में बोलती हूँ, समझ में आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u होने का मतलब ये है बेटा
कि ये जो बॉल है ना, मान के चलो कि ये u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी u होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जो बॉल है ना, जिसका मास m है, ये फिलहाल u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, चल रही है, मोशन में है। ठीक, अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैक स्टोरी समझा देती हूँ। यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया होगा जो मैंने बोला कि बॉल है, इसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब कि ये जो बॉल है ये फिलहाल u वेलोसिटी के साथ जो है चल रही है, मूव कर रही है, मोशन में है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन थोड़ा सा हम अगर पीछे जाएं तो बात ये है बेटा कि ये जो बॉल है ना, ये हमेशा से मोशन में नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से ही चल रही थी u वेलोसिटी के साथ, नहीं। इनिशियली, सबसे पहले, वंस अपॉन अ टाइम, ये बॉल रेस्ट पर थी। सबसे पहले तो बेटा यही बॉल रेस्ट पर थी। और क्योंकि हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है, तो इतना तो दिमाग में बैठ ही चुका है कि भाई अगर ये बॉल सबसे पहले रेस्ट पर थी तो उस समय इस बॉल का जो इनर्शिया रहा होगा वो बॉल को बोल रहा होगा कि बॉल तुम रेस्ट पर हो ना, तो तुम रेस्ट पर ही रहो, तुम मोशन में ना आओ, है ना। मतलब कि जब ये बॉल रेस्ट पर रही होगी उस समय उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट बॉल को उसका स्टेट चेंज करने से रोक रहा होगा, है ना। लेकिन मैं भी कम नहीं थी, भाई बॉल तो मेरे पास ही थी ना, भूल गए क्या? ठीक है, तो मैं भी कम नहीं थी। मैंने भी सोच लिया कि इस इनर्शिया की तो मैं बैंड बजा के रहूँगी। मैंने क्या किया, बॉल के ऊपर जाकर के एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया। अरे मैंने बॉल को धक्का दे दिया। धक्का देना मतलब क्या? पुश करना, मतलब कि फोर्स लगा दिया मैंने बॉल के ऊपर। और जहां मैंने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, बॉल का जो इनर्शिया था वो ओवरकम हो गया। और जहां बॉल का इनर्शिया ओवरकम हुआ, बॉल मजबूर हो गई अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब कि बॉल रेस्ट से मोशन में आ गई। मैं यही तो करना चाह रही थी। मैं बॉल का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था ना, मैं उसकी अकल ठिकाने लगाना चाह रही थी। तो मैंने क्या करा, जाकर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया बॉल के ऊपर, जिससे कि इनर्शिया ओवरकम हो गया और बॉल मजबूर हो गई अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, वो रेस्ट से मोशन में आ गई। अब जब बॉल मोशन में आई तो बेटा जाहिर सी बात है ना किसी वेलोसिटी के साथ तो बॉल चल ही रही होगी। भाई बॉल चल रही है, बॉल मोशन में आगे का मतलब क्या? बॉल चल रही है तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ तो चल रही होगी ना। कौन सी वेलोसिटी? अरे लिखी तो ही है, लिखी तो ही है आपके सामने, u। अब समझ में आया पूरा रिलेशन कि बॉल रेस्ट पर थी, फोर्स लगाया, रेस्ट से बॉल मोशन में आ गई। मोशन में आई तो कोई ना कोई उसके पास वेलोसिटी भी आ गई होगी। भाई बॉल मोशन में आई तो कोई ना कोई वेलोसिटी उसके पास आ गई होगी। कितनी वेलोसिटी आ गई? u आ गई। अब ये मत बोलना कि मैम इनिशियली तो बॉल रेस्ट पर थी ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कायदे से 0 होनी चाहिए। बेटा हम उतने शुरुआत का केस नहीं ले रहे हैं, हम तो यहाँ से ले रहे हैं जब से बॉल मोशन में आई है ना, हम तब का केस उठा रहे हैं। वो तो थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए मैंने आपको पीछे की स्टोरी समझा दी है, बाकी बात तो अपन यहाँ से कर रहे हैं। जब से बॉल मोशन में आई है, जब से उसको वेलोसिटी मिली है, इनिशियल वेलोसिटी मिली है, हम तब से बात कर रहे हैं। ठीक है, पीछे की स्टोरी सिर्फ तुम लोगों को मैंने रिलेट तुम लोग कर पाओ इसलिए समझा दी है। ठीक है, तो बॉल मोशन में आ गई, मोशन में आई है, मूव कर रही है, तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ ही हमने कहा कि मूव कर रही होगी, और वही हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। ठीक है, अब देखो वैसा है, जो बॉल है ना, ये बोलेगी कि यार मुझे बड़ी मुश्किल से मेरी ये इनिशियल वेलोसिटी u मुझे मिली है, अब मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं इसको पकड़ के रखूंगी। पकड़ के रखने का मतलब क्या है? पकड़ के रखने का मतलब ये है बेटा कि अब ये बॉल ठान लेगी कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी मुझे u मिली है,
तो इसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मैं मूव करती रहूंगी। यहां पर भी तो इनर्शिया लग गया ना बॉल का, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जो बॉल का इनर्शिया होगा वो बोलेगा बॉल से कि सुनो बॉल, तुम मोशन में हो ना। बॉल बोलेगी हाँ, तो उसका इनर्शिया बोलेगा कि बहुत बढ़िया, तो तुम अब मोशन में ही रहना, तुम कृपा करके रेस्ट पर मत आना। तो बॉल भी बोलेगी कि गुड आइडिया, बड़े मुश्किल से मुझे मेरी u इनिशियल वेलोसिटी मिली है, मैं उसको पकड़ के रखूंगी। अब उसी u इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैं मूव करती रहूंगी, मैं मोशन में ही रहूंगी, मैं रेस्ट पर नहीं आऊंगी। मतलब ये हुआ, ठीक है। तो बॉल बेटा चल रही है, u इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रही है, बॉल चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अब कब तक चलेगी यार, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने जाकर के बॉल के ऊपर ना फोर्स लगा दिया, बॉल के ऊपर जाकर के फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगाया, F फोर्स लगा दिया। भाई फोर्स भी तो कितना लगाया, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो फोर्स कितना लगाया गया है, F फोर्स लगाया गया है। तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ बेटा उसका डायरेक्शन भी तो होता है ना। बॉल इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चल रही थी, हमने क्या किया, जाकर के उसके ऊपर फोर्स F लगा दिया। तो फोर्स F के एप्लीकेशन से क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है? बॉल रुकेगी या और स्पीड से जो है चलना शुरू कर देगी? इसके लिए तुम्हें देखना होगा अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन। जो मैं बोल रही हूं ना कि बॉल के ऊपर हमने F फोर्स लगाया है, अरे कौन से डायरेक्शन में लगाया है भाई? जिस डायरेक्शन में बॉल चल रही है क्या उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, या जिस डायरेक्शन में बॉल चल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है? तुम फोर्स का डायरेक्शन तो देखो, तब तो तुम्हें पता चलेगा कि बॉल का क्या होने वाला है। अगर तो बॉल के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता, मतलब बॉल अगर यहां आ रही होती और हम बॉल के ऊपर फोर्स का लगाते इस डायरेक्शन में, तो क्या होता? अरे बॉल रुक जाती ना। बॉल ऐसे आ रही है, मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉल तो रुक जाएगी ना। लेकिन यहां पर वो केस नहीं है, थैंकफुली। यहां पर क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, जो बॉल के मोशन का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में जो है फोर्स लगा दिया मैंने कि बॉल जा रही है इधर, तो मैंने बॉल के ऊपर फोर्स भी लगा दिया इधर। तो क्या होगा, इमेजिन करो, मैं ऐसे चल रही हूं, धीरे धीरे ही सही, चल तो रही हूं कम से कम। किसी ने आकर के मेरे मोशन के डायरेक्शन में ही मुझ पे फोर्स लगा दिया कि मैं कुछ इस डायरेक्शन में जा रही थी, मेरे मोशन का डायरेक्शन ये था, और किसी ने सेम डायरेक्शन में आकर के किसी ने मुझ पे फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? अरे मेरी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, मेरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि जो मुझ पे फोर्स लगा है ना, वो मेरे मोशन के डायरेक्शन में ही लग गया। मुझ पर जो फोर्स लगा, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या था? मेरे मोशन का डायरेक्शन ही तो था। मैं जा रही थी ऐसे, किसी ने आकर के फोर्स लगा दिया सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा? अरे मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बेटा यहां पर भी वेलोसिटी बढ़ गई। कितनी हो गई? वेलोसिटी हो गई v, वेलोसिटी हो गई v, और इस वेलोसिटी को हम मान लेते हैं क्या? फाइनल वेलोसिटी। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी u, फोर्स लगाया F, किस डायरेक्शन में? बॉल के मोशन के ही डायरेक्शन में, बॉल के ऊपर फोर्स लगा दिया F। तो हुआ क्या? हुआ ये कि बॉल की वेलोसिटी बढ़ गई, u से v हो गई, और इसी v वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया? फाइनल वेलोसिटी मान लिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है, तो चेंज होने में कुछ टाइम तो लगा होगा ना। टाइम कितना ही कम क्यों ना लगा हो बेटा, लेकिन एटलीस्ट टाइम तो लगा ना। वेलोसिटी पहले u थी, फिर v हो गई फोर्स के एप्लीकेशन से। तो जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, जो वेलोसिटी u to v हुई है,
उसमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। कितना टाइम लगा? तो हमने माना कि चलो t टाइम लगा। कितना टाइम लगा भाई? t टाइम लगा, ठीक, t टाइम लगा वेलोसिटी को चेंज होने में, u2v। ओके, अब देखो वैसा है, जब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u थी तब उसका कोई ना कोई मोमेंटम रहा होगा। बेटा अभी अभी तो मैंने आपको मोमेंटम पढ़ाया ना, अपन एक सवाल भी लगाया। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब बॉल u वेलोसिटी के साथ जा रही थी, मतलब जब बॉल अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, तो कोई ना कोई उसका मोमेंटम रहा होगा। उस मोमेंटम को अपन क्या मानते हैं? इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं। भाई इनिशियल वेलोसिटी के साथ बॉल मूव कर रही है, तो उस समय जो उसके अंदर मोमेंटम होगा उसको अपन ने मान लिया इनिशियल मोमेंटम। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंटम का? m इंटू वी। तो इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे इस बॉल का? मास इंटू वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u। तो ये आ गया इनिशियल मोमेंटम किसका? हमारी इस बॉल का। इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या? फोर्स के एप्लीकेशन से पहले। भाई फोर्स तो बाद में लगा, पहले तो बॉल इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चल रही थी। तो फोर्स के एप्लीकेशन के पहले जो बॉल का मोमेंटम था दैट इज इनिशियल मोमेंटम। कितना? mu। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, mu। फिर क्या हुआ? फोर्स लग गया, बॉल के मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लग गया। वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई ना, u से v हो गई वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मतलब क्या? मोमेंटम भी चेंज हुआ। तो फाइनल मोमेंटम मतलब कि फोर्स के एप्लीकेशन के बाद जो बॉल का मोमेंटम है उसको अपन मानते हैं फाइनल मोमेंटम। कितना? m इंटू, भाई मास तो वही रहेगा, ऐसा तो नहीं ना कि मास पहले m था, फोर्स लगा तो 2m हो गया या m/2 हो गया। भाई मास तो उतना ही रहेगा ना, मास उतना रहेगा। चेंज क्या हुई है? वेलोसिटी कितनी हो गई है? v। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? फाइनल मोमेंटम हो गया mv। इनिशियल मोमेंटम mu। ओके और उसके अलावा इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ज़रा मुझे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकाल करके तो बताना। याद करो अपन पहले चैप्टर में चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते थे कि इनिशियल जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की वो u थी, फिर कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u। ये अपना चेंज इन वेलोसिटी आ जाता था, है ना। यहाँ पर अपन क्या करेंगे? यहाँ पर अपन अब मोमेंटम के टर्म्स में बात कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम आपके सामने, फाइनल मोमेंटम आपके सामने। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा चेंज इन मोमेंटम निकाल करके बताओ, तो कैसे निकालोगे? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब कि mv माइनस mu, है कि नहीं। चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम mv माइनस mu आ गया। इस mm को मैं कॉमन ले सकती हूं, तो m ब्रैकेट के अंदर v माइनस u कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो वैसा है कि ये जो फोर्स लगाया था, ये जो अपन ने फोर्स लगाया था बॉल पर, ये फोर्स, अच्छा फोर्स के भी पहले ये तो आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो चेंज इन मोमेंटम आया कि मोमेंटम में कितना बदलाव आया फोर्स के एप्लीकेशन के बाद। भाई फोर्स लगा तभी तो मोमेंटम चेंज हुआ ना, फोर्स लगा तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई। अगर फोर्स ना लगता तो वेलोसिटी सेम रहती, बॉल जो है वो u वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहती, उसकी v वेलोसिटी आती नहीं अगर फोर्स ना लगता। तो हो ना हो ये जो मोमेंटम में चेंज आया है ये फोर्स के कारण ही आया है।
मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे जरा बताओ कि मोमेंटम यहाँ पर जो चेंज हुआ है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे कि मैम फोर्स। क्यों? मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, है ना, कि मैम आपने लगाया धक्का। मैंने तो लगाया, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने तो फोर्स लगाया ना। तो असली कल्प्रिट कौन है, असली रीजन क्या है मोमेंटम के चेंज होने का? फोर्स। क्यों? क्योंकि फोर्स के एप्लीकेशन से बॉल की वेलोसिटी चेंज हो गई। और आपको पता है कि मोमेंटम दो ही फैक्टर्स पे तो डिपेंड करता है, एक ऑब्जेक्ट का मास और एक उसकी वेलोसिटी। मास तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, हुआ क्या? वेलोसिटी चेंज। तो वेलोसिटी चेंज हुई फोर्स के कारण, इसलिए मोमेंटम भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो, तो कैसे निकालोगे? किसी भी क्वांटिटी का रेट निकालने के लिए तुमको मैंने बताया क्या करना पड़ता है, उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो चेंज इन मोमेंटम तुमने निकाल लिया है, इसका रेट निकालने के लिए मैं बोलूंगी तो तुम लोग क्या करोगे? अरे कुछ नहीं, इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे। आप बोलोगे कि मैम कौन सा टाइम? तो बेटा मोमेंटम चेंज होने में, वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम लगा है ना, दैट टाइम, दैट इज टी। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल लिया कि ये क्या निकला, चेंज इन मोमेंटम, और ये उसका रेट निकाल लिया, उसको टी टाइम से डिवाइड कर दिया। ये टी क्या है? वो टाइम जो कि वेलोसिटी चेंज होने में लगा है, मतलब मोमेंटम चेंज होने में लगा है। और अब सुनो, ये जो हमने फोर्स लगाया ना बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? इससे। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमने निकाला है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। आप बोलोगे कि मैम ऐसे क्यों? अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बेटा बताओ मुझे कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर मोमेंटम चेंज होने के लिए बॉल का। आपने बोला कि मैम वेलोसिटी चेंज हुई इसलिए मोमेंटम चेंज हुआ। मास तो सेम है, वेलोसिटी बदली इसलिए मोमेंटम बदल गया। अच्छा, वेलोसिटी क्यों चेंज हुई? क्योंकि फोर्स लगाया ना, फोर्स लगाया इसीलिए वेलोसिटी चेंज हुई, इसलिए मोमेंटम चेंज हुआ। तो यहाँ पर जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा है ना, इसके, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो फोर्स लगाया गया है बॉल के ऊपर, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ। इस पूरे का जिम्मेदार कौन है? ये फोर्स ही तो है, ये ना लगता तो कुछ होता ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है? इस रिलेशन का मतलब क्या है? इस रिलेशन का मतलब ये है कि जितना ज्यादा फोर्स लगता उतना ज्यादा आपको मोमेंटम में चेंज देखने को मिलता। मतलब कि इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखो इमेजिन करो बॉल की पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा। यहां पर तो अपन यू और वी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। इस रिलेशन को समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वही समझा रही हूं। मान लो कि बॉल पहले 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ चल रही थी, उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? बढ़ करके 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, नेक्स्ट केस, बॉल 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ चल रही थी, फिर क्या हुआ? उसके ऊपर फोर्स लग गया 20 न्यूटन का। तो बेटा अब इसकी वेलोसिटी और ना बढ़ जाएगी, बढ़ के 40 मीटर पर सेकेंड ना हो जाएगी? मैं ऐसे चल रही हूँ, किसी ने आकर के मुझ पे धीरे से धक्का लगाया, तो मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन थोड़ी कम बढ़ेगी। और अगर मैं ऐसे चल रही हूँ और किसी ने मुझ पे आकर के जोर से फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? मेरी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी? तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वेलोसिटी 10 से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वेलोसिटी 10 से 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। कि फोर्स ज्यादा लगाने से क्या हुआ? वेलोसिटी में ज्यादा चेंज मिला ना। यहां पर चेंज कितना हुआ? यहां पर चेंज हुआ वेलोसिटी में केवल 10 मीटर पर सेकेंड का, और यहां पर चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में? 30 मीटर पर सेकेंड का चेंज नहीं हो गया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स कम लगाया, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? केवल 10 का चेंज हुआ।
वेलोसिटी 10 थी, बढ़ के कितनी हो गई 20। अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाते तो वेलोसिटी 10 से बढ़कर के 40 हो जाती सीधे। तो ज्यादा आपको वेलोसिटी में चेंज कहां देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा? जब फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स ज्यादा तो वेलोसिटी में चेंज ज्यादा। और बेटा अगर वेलोसिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या? मोमेंटम में भी तो ज्यादा चेंज होगा ना, मास तो सेम रहेगा बॉल का। कौन चेंज हो रही है? वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो, भाई ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब कि ज्यादा मोमेंटम में चेंज देखने को मिलेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहां पर ये जो कुछ भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल फोर्स ही है। तो अगर ज्यादा फोर्स लगा, ज्यादा वेलोसिटी चेंज हुई, ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा और कम टाइम में। भाई यहां देखो ना, 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो वेलोसिटी 10 से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितने टाइम में? 5 सेकेंड के टाइम में। ज्यादा फोर्स लगा तो वेलोसिटी 10 से 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितने टाइम में? 2 सेकेंड के टाइम में। कि किसी ने आकर के मुझ पे जोर से धक्का मारा तो मेरी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कम टाइम में बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग गया ना, इसलिए। तो फोर्स ज्यादा, वेलोसिटी में चेंज ज्यादा, मोमेंटम में चेंज ज्यादा, और वो भी कम समय में। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और क्या लगा देते हैं? कांस्टेंट लगा देते हैं के, जिसकी वैल्यू क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो रिलेशन क्या आ गया? रिलेशन आ गया F इज इक्वल्स टू M ब्रैकेट में V माइनस यू बाई टी। ये देखा देखा टर्म तुमको लग रहा होगा, V माइनस यू बाई टी क्या होता है बेटा? अरे एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। V माइनस यू बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन ही तो होता है। तो इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं? एक्सेलरेशन रख सकते हैं। तो रिलेशन क्या बन जाएगा? F इज इक्वल्स टू ma। बन गया कि नहीं बन गया? लो पूरा उड़ गया, चलो कोई नहीं। क्या बन गया रिलेशन? F इज इक्वल्स टू ma। बना कि नहीं बना? भाई हम यहां तक थे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M V माइनस यू बाय टी। इस पूरे की जगह पे क्या रख दिया? A रख दिया। लो बोलो, फोर्स की एक नई डेफिनेशन मिल गई। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सर न्यूटन ने क्या करा था, अपने लॉज ऑफ मोशन के थ्रू फोर्स को समझाने की कोशिश करी थी। मतलब बेसिकली सर न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन के थ्रू बॉडीज के मोशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस कोशिश में हुआ क्या? वो साथ साथ फोर्स को भी डिफाइन करते चले गए। फोर्स की भी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है लोगों तक पहुंचती गई। तो एक तीर से 2 निशाने। हम तो बात कर रहे थे फोर्स की, मोमेंटम की, उसकी कहां पहुंच गए? हम तो पहुंच गए फोर्स के एक नई डेफिनेशन पर कि जो फोर्स अप्लाई किया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो किसके बराबर होता है? ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ऑब्जेक्ट का मास, फोर्स लगेगा तो देखो जाहिर सी बात है, फोर्स लगने से क्या होता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने से क्या होता है? उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज हुई है तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगा ही होगा। भाई वेलोसिटी, जैसे कि अभी हम जो एग्जांपल ले रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फोर्स लगा, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो वेलोसिटी चेंज में टाइम लगा ना, कितना लगा? t टाइम लगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, उसके ऊपर फोर्स लगता है F, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज हुई है, इसका मतलब एक्सेलरेशन। याद करो पहला चैप्टर, मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो
ऑब्जेक्ट का मास और उसके एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर किसके होता है? फोर्स के बराबर होता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया है। अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट क्या बेटा? मास वैसे भी कांस्टेंट ही रहता है एक ऑब्जेक्ट का, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एक्सेलरेशन के, कि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, 10 न्यूटन का फोर्स लगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर 20 न्यूटन का फोर्स लग जाए तो वेलोसिटी 10 से बढ़कर के 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, वो भी केवल 2 सेकेंड में। तो जितना फोर्स ज्यादा उतना बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा, मतलब जितना फोर्स लगेगा बॉडी पर उतना ज्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो हम तो बात कर रहे थे मोमेंटम की, और मोमेंटम पर पहुंचते 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 क्या हुआ? एक नया डेफिनेशन मिल गई फोर्स की, एक नया रिलेशन मिल गया फोर्स का ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, यहां देखो जहां से अपन ने शुरुआत करी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा समय लगेगा मोमेंटम को चेंज होने में, भाई फोर्स और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्स। मतलब कि जितना ज्यादा टाइम लगेगा मोमेंटम को चेंज होने में, फोर्स उतना ही कम लगेगा, और जितना कम टाइम लगेगा मोमेंटम को चेंज होने में, फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। आपके पास एक ग्लास है, उसको आप इस हाइट से छोड़ो, टपाक से वो नीचे जाकर के गिरेगा जमीन पर और चूर चूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब आप ग्लास को एक हाइट से छोड़ते हो, इनिशियली जब आपके हाथ में रहता है ग्लास, उसकी वेलोसिटी 0 रहती है, और जैसे ही आप ग्लास को ऐसे छोड़ते हो, अर्थ की ग्रेविटी उसको खींचती है, और 0 वेलोसिटी से फिर ग्लास की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ग्लास नीचे जाएगा ना बेटा, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जिस पॉइंट पर ग्लास फ्लोर को जाकर के टच करेगा उसकी वेलोसिटी अचानक से 0 हो जाएगी। दिमाग लगाओ, बॉल नहीं, ग्लास, कांचा ग्लास है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी 0, उसको छोड़ा, अर्थ की ग्रेविटी ने खींचा। अर्थ की ग्रेविटी मतलब क्या? एक अट्रैक्टिव फोर्स ही तो लग रहा है ना ग्लास के ऊपर। तो जो ग्लास है उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी, 0 से 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे जैसे वो कांच का ग्लास बेटा नीचे जाता जाएगा 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 जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जिस मोमेंट पर जाकर के वो कांच का ग्लास फ्लोर को, जमीन को टच करेगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो अचानक से 0 हो जाएगी। मतलब ये समझ लो कि ग्लास बिल्कुल टच करने वाला है फ्लोर को, टच करा नहीं है, करने वाला है, बिल्कुल करने वाला है, जस्ट करने वाला है। तो कांच के ग्लास के फ्लोर को टच करने के जस्ट पहले कांच के ग्लास की वेलोसिटी कितनी थी? मान लो 50 मीटर पर सेकेंड थी। कांच के ग्लास के जमीन को टच करने के जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी थी? 50 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही उसने टच किया फर्श को, वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी हो गई बेटा 0, एकदम 0 हो गई वेलोसिटी। इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है वेलोसिटी में, तो जाहिर सी बात है ड्रास्टिक चेंज होगा मोमेंटम में, और वो भी कैसे? कम टाइम में ना। इस रिलेशन का मतलब क्या है कि मोमेंटम को चेंज होने में जितना कम टाइम लगेगा फोर्स उतना ज्यादा लग जाएगा, और मोमेंटम को चेंज होने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना फोर्स कम लगेगा। तो जब कांच का ग्लास जमीन पे जाकर के गिरा तो उसका जो मोमेंटम है बेटा, जो उसकी वेलोसिटी है वो बहुत कम टाइम में चेंज हो गई। मतलब उसका जो मोमेंटम है वो बहुत कम टाइम में चेंज हो गया,
और मोमेंटम कम टाइम में चेंज हो गया, इसका मतलब क्या, उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग गया, जिससे कि कांच का ग्लास टूट गया। वहीं अगर आप एक कांच के ग्लास को किसी मैट्रेस पर, गद्दे पर, किसी कुशन पर अगर आप गिराओ तो कांच का ग्लास नहीं टूटेगा। क्यों? जैसे कि सपोज ये कुशन है, ये कुशन है, ठीक है, और ये कांच का ग्लास आ रहा है, छोड़ दिया मैंने कांच के ग्लास को हाइट से, इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे कांच का ग्लास बेटा नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जिस समय ये कांच का ग्लास कुशन को टच करने वाला था, उस समय कांच के ग्लास की वेलोसिटी कितनी थी? 50 मीटर पर सेकेंड थी। बिल्कुल ये जो कांच का ग्लास है वो करने ही वाला है टच, जस्ट टच करने के पहले कांच के ग्लास की वेलोसिटी कितनी थी? 50 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन जैसे ही कांच के ग्लास ने कुशन को टच किया, वेलोसिटी कम तो होगी कांच के ग्लास की, लेकिन एकदम 0 नहीं हो जाएगी। फर्श कितना रिजिड होता है ना, तो जैसे ही कांच का ग्लास फर्श को टच करता है वेलोसिटी उसकी एकदम से 0 हो जाती है। लेकिन कुशन तो थोड़ा सा स्पॉन्जी रहता है ना, कुशन स्पॉन्जी रहता है, मैट्रेस स्पॉन्जी रहता है। तो कांच का ग्लास जैसे ही मैट्रेस या किसी कुशन पे जाकर के गिरेगा तो कुशन भी बेटा थोड़ा सा दबेगा, कुशन थोड़ा सा ऐसे दबेगा। कांच का ग्लास गिरेगा उसके ऊपर, टच करेगा उसको, तो कुशन भी थोड़ा सा ऐसे दबेगा। और जब तक कि कुशन दब रहा है तब तक कांच के ग्लास की वेलोसिटी कम होगी। इस वाले केस में क्या हुआ था, जब कांच का ग्लास फर्श पे गिरा था तो वेलोसिटी तुरंत 0 हो गई थी, वेलोसिटी कम ज़्यादा कुछ नहीं, तुरंत 0 हो गई थी। लेकिन जब कांच का ग्लास कुशन पे गिरता है, कुशन स्पंजी होता है, तो जैसे ही कांच का ग्लास जाकर के कुशन पे गिरता है, कुशन थोड़ा सा ऐसे दबता है, कुशन थोड़ा सा ऐसे दबता है, कांच का ग्लास नीचे जाता है, उसके साथ साथ कुशन भी थोड़ा सा ऐसे नीचे जाता है। तो जब कुशन नीचे जाता है ना, तो कांच के ग्लास की वेलोसिटी को कम होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। मान लो कि जब कांच का ग्लास फर्श पे गिरा तो वेलोसिटी 50 से 0 होने में केवल 1 सेकेंड लगा, और जब कांच का ग्लास कुशन पे गिरता है तो कुशन भी थोड़ा सा नीचे की तरफ कंप्रेस होता है, ग्लास नीचे जाता है, उसके साथ साथ कुशन भी थोड़ा सा नीचे जाता है, दबता है, कंप्रेस होता है। तो 5 सेकेंड का टाइम मिल जाता है ग्लास को उसकी वेलोसिटी 50 से 0 करने में। यानी कि जब कांच का ग्लास कुशन पे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। भाई यहां पर तो 1 सेकेंड लगा था, और जब कांच का ग्लास कुशन पे गिरा तो कुशन भी दबा उसके साथ साथ। ये कांच का ग्लास है, ये कुशन है, इसके ऊपर गिरा तो कुशन भी दबा, फिर उठा, फिर थोड़ा सा दबा। तो कुल मिलाकर के कुशन के ऊपर लैंड करने से क्या हुआ, कांच के ग्लास की जो वेलोसिटी है उसको चेंज होने में कुछ ज़्यादा टाइम लग गया। ज़्यादा टाइम लग गया मतलब क्या, मोमेंटम चेंज होने में ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब कि फोर्स कम लगा। फोर्स कम लगा इसका मतलब क्या, कांच का ग्लास टूटा नहीं। जो बोलते हैं ना सीट बेल्ट पहननी चाहिए, क्यों? ऐसे जा रहे हो गाड़ी में बैठ करके, अच्छी खासी गाड़ी की स्पीड है, अचानक से क्या हुआ, कोई कुत्ता सामने आ गया, डॉगी सामने आ गया, गाय सामने आ गई, कोई गाड़ी सामने आ गई, ड्राइवर ने क्या करा, ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने से क्या हुआ, गाड़ी की वेलोसिटी अचानक से कम हुई, जो गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो अचानक से चेंज हुई। चेंज मतलब कि कम हुई। भाई हम गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाते हैं, ब्रेक इसलिए तो लगाते हैं ना ताकि कभी अगर इमरजेंसी में कुछ सामने आ जाए तो गाड़ी जाकर के उससे ठुक ना जाए, भिड़ ना जाए, कोलिजन ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। तो हम गाड़ी के ब्रेक से यही तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जैसे ही हम गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे गाड़ी जल्द से जल्द रुकेगी, गाड़ी की स्पीड जल्द से जल्द क्या होगी, कम होनी चाहिए, है कि नहीं।
तो जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो गाड़ी की जो वेलोसिटी है, कार की जो वेलोसिटी है वो बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। मतलब वेलोसिटी में जो चेंज है वो कम समय में हो जाता है। वेलोसिटी में चेंज कम समय में हो जाता है, मतलब मोमेंटम में जो चेंज है बेटा वो कम समय में हो जाता है। और अगर मोमेंटम में चेंज कम समय के लिए हो रहा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, फोर्स और टाइम के बीच में बेटा इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर मोमेंटम चेंज होने में टाइम ज़्यादा लगा तो फोर्स कम लगेगा, मोमेंटम चेंज होने में अगर समय कम लगा तो फोर्स ज़्यादा लग जाएगा। जब कार का ब्रेक लगाते हैं, दबाते हैं, तो कार की जो वेलोसिटी है वो कम समय में ज़ीरो हो जाती है। मतलब जो मोमेंटम है उसमें चेंज, कार के मोमेंटम में चेंज कम समय में हो जाता है। कम समय मतलब क्या, फोर्स ज़्यादा लगता है। और इस ज़्यादा फोर्स के कारण चांसेस हैं, इन ज़्यादा फोर्स के कारण बेटा चांसेस हैं कि तुम जो है कूद के बाहर ही निकल जाओ। ये देखो, ये देखो, ये भिड़ा और ये बंदा सीधे बाहर, कार के बाहर ही निकल गया। क्यों? कार आ रही थी, किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ आ रही थी, कार जो है टकरा गई दीवार से, अचानक से वेलोसिटी कार की ज़ीरो हो गई। बहुत कम समय में वेलोसिटी में चेंज हुआ, बहुत कम समय में मोमेंटम चेंज हुआ कार का। इसका मतलब फोर्स ज़्यादा लग गया, और फोर्स ज़्यादा लगने का मतलब क्या होता है, कार के बाहर निकल गया आदमी। इसलिए बोलते हैं सीट बेल्ट पहन लो, क्योंकि जब कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है या अचानक से जब गाड़ी के ब्रेक लगते हैं तो मोमेंटम बहुत कम समय में चेंज हो जाता है। और क्योंकि मोमेंटम बहुत कम समय में चेंज होता है इसीलिए फोर्स ज़्यादा लगता है। और उस फोर्स से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट पहन के रखना चाहिए ताकि हम उड़ ना जाएं। ये आपने देखा होगा, एथलीट जो होते हैं हाई जंप वाले, वो सिंपल फ्लोर पे लैंड नहीं करते हैं। कूदने के बाद, हाई जंप के बाद सिंपल फ्लोर पे जो है लैंड नहीं करते हैं, कुशन पर या ऐसे रेत का थोड़ा सा ऐसे छोटा सा टीला बना के देते हैं, वहाँ पर जो है एथलीट लैंड करते हैं। क्यों? अरे तो चोट ना लग जाए ना। वही वाली बात है ना, कांच का ग्लास कुशन पे गिरेगा, टूटेगा नहीं। कांच का ग्लास फ्लोर पे गिरेगा, फर्श पे गिरेगा, वहीं के वहीं टूट जाएगा। क्यों? कुशन पर गिरने से क्या होता है कि कांच के ग्लास की वेलोसिटी चेंज होने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। मतलब कांच के ग्लास का मोमेंटम चेंज होने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है जब कांच का ग्लास कुशन पे गिरता है। टाइम ज़्यादा लग रहा है मोमेंटम चेंज होने में, मतलब फोर्स कम लगता है, इसलिए कांच का ग्लास टूटता नहीं है। फर्श पर जब कांच का ग्लास टूटता है बेटा तो मोमेंटम चेंज होने में, वेलोसिटी चेंज होने में समय बहुत कम लगता है। समय कम लगा मतलब फोर्स ज़्यादा लगा, मतलब कांच का ग्लास वहीं के वहीं टूट जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि अगर एथलीट रेत के टीले पर या कुशन पर लैंड करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होने में, मोमेंटम चेंज होने में समय ज़्यादा लगता है, तो फोर्स कम लगेगा एथलीट के ऊपर, हड्डी पसली नहीं टूटेगी इसकी। और वहीं अगर ये सख्त रिजिड फ्लोर पर लैंड करेगा तो इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम चेंज होने में कम समय लगेगा। समय कम मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा, चोट लग जाएगी इसको। ठीक है? उसके अलावा कभी देखा है प्लेयर्स को जब भी कैच करना होता है बॉल, ये अपने हाथ को ऐसे पीछे और नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, कुछ ऐसे देखो, पीछे और नीचे की तरफ हाथ को ये अपने लेके आते हैं। बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मोशन होता है हाथों का प्लेयर्स के जब भी हाई स्पीड बॉल को कैच करना होता है। क्यों? बॉल आ रही है स्पीड से, प्लेयर खड़ा है अपने हाथ लेकर के, बॉल स्पीड से आ रही है, 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 आ रही है। जैसे ही बॉल, हाई स्पीड बॉल प्लेयर के हाथ को टच करेगी, अचानक से बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अचानक से जो है ज़्यादा चेंज होगा, मतलब बॉल की वेलोसिटी में मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा, वो भी कम समय में। समय कम मतलब फोर्स ज़्यादा, चोट लग जाएगी हाथ में। अगर प्लेयर अपने हाथों को ऐसे ही रख करके खड़ा रहे तो क्या होगा, बॉल आएगी, टप से उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी,
कम समय में उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, कम समय में जो है मोमेंटम चेंज होगा, मतलब फोर्स ज़्यादा लग जाएगा, चोट लग जाएगी, बॉल हाथ को चीरते हुए निकल जाएगी। इसीलिए प्लेयर्स क्या करते हैं, बॉल की जो वेलोसिटी है उसको चेंज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, बॉल के मोमेंटम को, भाई अल्टीमेटली बॉल की देखो वेलोसिटी ज़ीरो तो होनी है, लेकिन बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, मोमेंटम चेंज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, ताकि फोर्स कम लगे हाथों पर। इसके लिए प्लेयर क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे और नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, टाइम बढ़ाने के लिए, कि वेलोसिटी चेंज हो, मोमेंटम चेंज हो बॉल का, लेकिन थोड़े ज़्यादा टाइम में, ताकि फोर्स कम लगे। ठीक, ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो थोड़ा सा यहाँ से हम अपन रीड कर लेते हैं। When two bodies, a heavy one and a light one, are acted upon by the same force for the same time, the light body attains a higher velocity than the heavy one. दो bodies हैं, एक भारी है एक हल्की है, अगर दोनों पर हम सेम फोर्स लगाते हैं, है ना, तो जो हल्की वाली बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और जो भारी वाली होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, बट द मोमेंटम गेन्ड बाय बोथ द बॉडीज इज द सेम. The link between the force and the momentum is expressed in Newton's second law of motion. According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of which the force acts. तो rate of change according to Newton's second law of motion, जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, that force is directly proportional to the rate of change of momentum of the body. तो force is directly proportional to change in momentum by time. Consider a body of mass m having initial velocity u. Initial momentum क्या हो जाएगा उसका mu. Force F उसके ऊपर काम किया. Final velocity कितनी हो गई, v हो गई. Final momentum कितना हो गया, mv हो गया. Now change in momentum निकालेंगे, mv minus mu, rate निकालेंगे, time से डिवाइड कर देंगे, तो force is directly proportional to rate of change of momentum. v माइनस यू बाई टी की जगह पे हम a लिख देंगे, तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू ma. The force acting on a body is directly proportional to the product of the mass of the body and the acceleration produced in the body by the action of the force, and it acts in the direction of the acceleration. This is another definition of Newton's second law of motion. ठीक है, तो दो डेफिनेशन हो जाती हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की. पहली कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी. दूसरा, जो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉडी के मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के. कुछ इस तरीके से ये पूरा हमने पढ़ लिया है, बस एक बार आप लोगों में दिखाना चाह रही हूँ. Newton's second law of motion gives a relationship between force and acceleration. When force acts on a body, it produces acceleration in the body. The acceleration produced may be negative या positive, है ना. अब वो डिपेंड करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है ना. अगर मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होता है तो वेलोसिटी जो है कम हो जाती है, तो एक्सेलरेशन जो है आपका नेगेटिव में आएगा, है ना. और अगर फोर्स जो है बॉडी के मोशन के ही डायरेक्शन के अलोंग लगा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन जो है आपका पॉजिटिव निकल के आ जाएगा. बस कुछ इस तरीके से आज अपन ने क्या करा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी डिस्कस कर लिया है. हाँ, ये आखिरी का एग्जाम्पल था एक और कराटे वाला, कि कराटे प्लेयर क्या करता है, स्लैब रखी होती है मार्बल की, लकड़ी की, उनको ऐसे हाथ ला करके ऐसे तोड़ देता है खचाक से. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंटम और फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है यूज़ होता है. स्लैब रखी हुई है मार्बल की, कराटे प्लेयर आया और ज़ोर से अपने हाथ को लेके आता है और अचानक से ला करके मार देता है. मतलब आपने देखा होगा ना कि कराटे प्लेयर क्या करता है, अपने हाथ को ऐसे ऊपर से लेके आएगा तेज़ वेलोसिटी के साथ और ला करके अचानक से स्लैब्स के ऊपर रख देगा. मतलब अचानक से क्या होता है, कराटे प्लेयर के हाथ की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है. मतलब मोमेंटम जो है वो कम समय में चेंज हो जाता है. कम समय मतलब फोर्स ज़्यादा, तो ज़्यादा फोर्स लगता है मार्बल के ऊपर जिससे कि वो टूट जाते हैं.
तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय।